सो हे देयर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। मैं हूं विकी गुप्ता, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारा अपना यूट्यूब चैनल उड़ान इंग्लिश जोन में। डेफिनिट आर्टिकल यानी द का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो जो मैंने कवर किया है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और उसी में मैंने समझाया था, जो कि पहला वीडियो है उसमें ये समझाया कि द का यूज कहाँ करते हैं। देखिए, डेली बेसिस पर कहीं पर भी हम सेंटेंसेस लिखा हुआ रहता है या हमको खुद बोलने का जरूरत पड़ता है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि द का यूज कहाँ करें और कहाँ ना करें, है ना। किन किन केस में हमको द का यूज करना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने थोड़ा पोर्शन कवर किया, सेकेंड वाले में कुछ और पोर्शन कवर किया और ये तीसरा वाला है, ये फाइनल पोर्शन में कवर करूंगा। उसमें समझिए कि फर्स्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि जहां डेफिनिट का सेंस आता है वहां हम द का यूज करते हैं, जनरल केस में नहीं करते हैं। जैसे कि सारे बच्चे यानी कि पूरे वर्ल्ड का सारा बच्चा का जब बात हो तो द का यूज नहीं करेंगे, बट अगर कोई खास ही कोई निश्चित ही बच्चा का यूज हो तो वहां द का यूज करेंगे। यानी कि कोई डेफिनिट बच्चा का यूज हो, है ना, मतलब सेंस हो तो वहां द का यूज करेंगे। समझ गए? ये वाला था फर्स्ट वाला वीडियो में कि डेफिनिट के सेंस में हम द का यूज करते हैं। बहुत क्लैरिटी चाहिए तो फर्स्ट वीडियो देखिए। सेकेंड वीडियो में मैंने जो 20 यूजेज ऑफ द करके बनाया है वो क्या है, उसमें 20 यूज मैंने समझाया है कि फिक्स्ड है ना। कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं, उनके नाम के आगे आपको द यूज करना ही करना है, वो रख लेना है कि जैसे ट्रेन्स के नाम के आगे द का यूज करना है, एरोप्लेन्स के नाम के आगे द का यूज करना है, डिजर्ट के नाम के आगे द का यूज करना है, रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे द का यूज करना है, हिस्टोरिकल प्लेसेस या मोन्यूमेंट्स के नाम के आगे द का यूज करना है। इस तरह से 20 चीजें, है ना, उसमें बताया। डिटेल में आप अगर जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 वाला वीडियो देख लीजिए। एंड ये जो है ये थर्ड है, तीसरा वीडियो है। और इसमें क्या कवर होगा कि इनके अलावा, मतलब कि ये फर्स्ट वाला में जो हमने कवर किया और सेकंड वीडियो में जो कवर किया वो जान लेने के बावजूद और भी कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। वो क्या है कि 6 ऐसे नियम मैंने, देखिए अभी मैंने क्या किया है, एक पेज में खुद से बना लिया है, 6 नियम को लिख दिया है मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। और इसी पेज के थ्रू मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि इसमें क्या है कि 6 ऐसे नियम हैं, 6 ऐसे नियम जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। कि वो नियम अगर आप समझते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ द का यूज करें और कहाँ ना करें। तो ये नियम समझना बहुत ही जरूरी है, ये रटने वाला चीज नहीं है, इसको आपको समझना होगा, 6 नियम को बारीकी से समझना होगा। तो मैंने इस वीडियो में क्या किया कि मैंने नोट्स बना रखा है और ये मैं आपको स्क्रीन में आगे लगा दूंगा और आप मेरे साथ साथ चलेंगे और मैं इसको डिस्कस करता चलूंगा और पूरी तरह से इस पर फोकस रखेंगे, एक एक नियम करके आराम से समझते चलेंगे। जब मैं एग्जांपल्स दूंगा सेंटेंसेस का तो सेंटेंसेस के और पार्ट को आपको नहीं देखना है, बेसिकली जो मैं डिस्कस कर रहा हूं रूल से कनेक्ट करके बस उसी पार्ट को सेंटेंस का आपको देखना है और उसमें क्लैरिटी लेकर के आना है। सेंटेंस का और पार्ट जो है ना, लंबा लंबा अगर सेंटेंस हो जाता है तो आपको लगता है कि ये क्या है, मतलब कि और भी चीजें देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं ना, या डर लग सकता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और भी चीजें आने वाले वीडियोज के साथ साथ कवर होते चले जाएगी, है ना, कि बीच में प्रीपोजिशन आ जाता है और भी चीजें। सेंटेंस में बहुत सारा पार्ट है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, ये वो है ना, बहुत कुछ है। तो वो सब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्लियर होता चला जाएगा। बस आज हमको फोकस कहाँ रखना है कि द का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ किन किन चीजों के आगे या पीछे, है ना, कहाँ पर सेंटेंस में द का यूज कर रहे हैं, उस पर फोकस करना है। तो बिना डिले किए रूल नंबर 1 से शुरू करता हूं। देखिए, जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज नाउन के रूप में हो तब उसके पहले द का यूज करें। क्या कहता है कि जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज नाउन के रूप में, इसका मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव तो आपको समझ में आता है, तो आपको एडजेक्टिव का भी 3 डिग्री रटना होगा, है ना, एक नहीं 1000 आप रटिए, कहीं से भी एडजेक्टिव का आपको मिल जाएगा। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना, इसको बोलते हैं। फर्स्ट वाला को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, फिर होता है कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। यानी गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, एंड बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से तीनों डिग्री रटने होते हैं सारे का। तो आप कहीं से भी रट सकते हैं, मौका मिला मैं भी वीडियो बना दूंगा, है ना। तो ये होते हैं क्या, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव बोलते किसको हैं, नाउन का जो विशेषता बताएं, है ना। छोटा सा चीज बताता चलता हूं क्योंकि यहाँ पर मेरे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे बहुत जो बहुत ही मतलब एडजेक्टिव को आराम से भी बहुत कोई समझते होंगे और बहुत होंगे जो थोड़ा नहीं भी समझते होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करता चलूंगा, ठीक है। कि एडजेक्टिव होता क्या है, नाउन का जो क्वालिटी को बताता है, नाउन की विशेषता, अच्छी विशेषता चाहे बुरी विशेषता, कुछ भी बताता हो तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे नाउन हो गया, मान लेते हैं बॉय,
और बॉय का विशेषता है कि वो अच्छा है, अच्छा लड़का, गुड बॉय, तो गुड क्या हो गया एडजेक्टिव, बैड बॉय, बैड भी क्या हो गया एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव हो गया है ना, गुड बैड है ना, इंटेलिजेंट और वर्स्ट, सॉरी इंटेलिजेंट हो गया, क्लेवर हो गया है ना, टॉल स्मॉल है ना, लॉन्ग शॉर्ट, ये सब ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में आपको ये सब रखने ही होंगे। सो जैसे देखिए यहाँ नियम पर आते हैं ना, रूल पर फोकस करते हैं कि रूल कहता है कि नाउन एडजेक्टिव जब नाउन के रूप में यूज होने लगे तो आपको उसके आगे द का यूज करना है, लेकिन जब एडजेक्टिव एडजेक्टिव रहे तो द का यूज नहीं करेंगे क्या, तो फिर वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर डेफिनेट का सेंस है या नहीं है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मैन हो गया, मैन मतलब आदमी, ऑनेस्ट आगे लगा दो, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, ठीक है, या रिच मैन, रिच RICH रिच, और मैन छोड़ो पीपल लगाते हैं, PEOPLE पीपल, रिच पीपल का मतलब क्या हुआ अमीर लोग, ठीक है। तो रिच पीपल में पीपल नाउन है और रिच क्या है एडजेक्टिव है, लेकिन अगर रिच पीपल ना बोलकर सिर्फ रिच बोले, ठीक है, सेंटेंस में बहुत बार बोलते हैं ना कि जैसे एक सेंटेंस एग्जांपल से ही पकड़ते हैं कि द रिच आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, कहने का मतलब है हिंदी में कि अमीर हमेशा बेईमान नहीं होते हैं, अमीर हमेशा बेईमान नहीं होते हैं। तो मैंने सिर्फ यहाँ अमीर बोला, हिंदी में क्या बोला, अमीर हमेशा बेईमान नहीं होते हैं। तो अमीर किसको बोल रहे हैं, किसी ना किसी नाउन का यहाँ बात किया जा रहा है, ये समझ में आ रहा है कि अमीर बोलने का मतलब है अमीर लोग, अमीर बोलने का मतलब है अमीर लोग, है ना। तो अमीर लोग में तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि लोग हो गया नाउन और अमीर हो गया एडजेक्टिव, यानी इंग्लिश में पीपल हो गया नाउन और रिच हो गया एडजेक्टिव। लेकिन सिर्फ रिच बोल दिए तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो क्या किस कैसा यूज हो रहा है, नाउन के जैसा यूज हो रहा है, समझे, कि गरीबों को हमेशा ही मान लो है ना, गरीबों को भुगतना पड़ता है ना, तो गरीबों किसको बोल रहे हैं, समझ गए। तो यहां पर भी ये क्या हो गया नाउन हो गया। सो द रिच आर, इसीलिए बोले कि द रिच बोलो, फिर सिर्फ रिच मत बोलो, अमीरों को हमें मतलब अमीर हमेशा बेईमान नहीं होते हैं, तो अमीर का इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, द रिच आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, लेकिन द आगे लगाए इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये डेफिनेट मतलब किसी एक अमीर का बात किया जा रहा है, सारे अमीर का बात किया जा रहा है, फिर भी आगे द का यूज हुआ है क्योंकि रूल नंबर 1 यहां पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कि द रिच आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट, द रिच का मतलब रिच पीपल। उसी तरह से दूसरा है एग्जांपल, द ब्लाइंड कांट सी, अंधे देख नहीं सकते हैं, है ना। तो एक अंधे का बात नहीं किया जा रहा है, सारे अंधे मतलब अंधा आदमी का बात किया जा रहा है ना, एक बोलो एक से, अंधा आदमी देख नहीं सकता है, सिंपल, अंधा आदमी देख नहीं सकता है। यहां पर आपको एस नहीं लगाना है ना, ऐसा नहीं कि नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो ब्लाइंड्स बोल देंगे, नहीं, आपको जरूरत ही नहीं है, आगे द लगा दिए तो समझ में आ गया, द ब्लाइंड बोल दिए तो समझ में आ गया कि ये नाउन के जैसा ही ट्रीट हो रहा है एडजेक्टिव बट नाउन के जैसा ट्रीट हो रहा है, इसलिए आगे द लगाए हैं, वो द ही ये दिखा देता है कि आप एडजेक्टिव को नाउन के जैसे यूज कर रहे हैं। द ब्लाइंड कांट सी, वैसे ही द विग्ड आर ऑलवेज पनिश्ड, विग्ड मतलब होते हैं दुष्ट, है ना, शैतान, तो शैतानों को हमेशा क्या किया जाता है, उनको तो सजा मिलती ही मिलती है, ठीक है, हमेशा, तो द विग्ड बोले, ठीक है। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, 4th नंबर, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड, ईमानदारों को हमेशा, है ना, या ईमानदार आदमी को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है, उनको हमेशा ही, कोई इंसान करे तो ठीक, नहीं भी करे तो भगवान तो जरूर ही करते हैं, है ना, नीचे वाला करे चाहे ऊपर वाला, है ना, उनको हमेशा ही पुरस्कृत किया जाता है। तो ऑनेस्ट मैन या ऑनेस्ट पीपल नहीं बोले, सिर्फ ऑनेस्ट बोल करके भी काम चल गया, लेकिन आगे हमको द का इस्तेमाल करना पड़ा, बस इतना सा करना पड़ा, ठीक है। अगर द ऑनेस्ट ना बोल करके हम चाहते तो क्या बोल सकते थे, ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड, फिर वहां द नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। देखिएगा, आराम से समझिएगा मेरी इस बात को कि ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड बोलते तो ये सही होता, आगे द लगाने का जरूरत होता क्या, द ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड बोलते तो गलत होता, क्योंकि द ऑनेस्ट पीपल अगर बोल देते तो इसका मतलब है किसी डेफिनिट आदमी का बात, मतलब ईमानदार लोगों का बात कर रहे हैं, किसी डेफिनिट, कहीं मान लो है ना एक गांव है, उसी के जितने भी ईमानदार लोग हैं उन्हीं का सिर्फ बात कर रहे हैं, तब द ऑनेस्ट पीपल बोले, ठीक है। लेकिन अगर पीपल हटा दिए, सिर्फ ऑनेस्ट बोले, तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव नाउन बन करके आ रहा है, इसलिए आगे द लगाएं। क्या आप आराम से समझ पा रहे हैं, आराम से समझिए, है ना, कि अगर आप द ऑनेस्ट पीपल बोल देते हैं, द ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड, तो इसका मतलब है आप डेफिनिट होने की वजह से द लगा रहे हैं, फिर वहां आपको द लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑनेस्ट पीपल अगर बोल दिए तो ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव हो गया, पीपल नाउन हो गया, ठीक है। तो वहां पर ये 1 अप्लाई नहीं होगा, रूल नंबर 1 अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि रूल नंबर 1 क्या कह रहा है,
कि एडजेक्टिव का यूज नाउन के रूप में हो तब आगे में द यूज कीजिए। ठीक है, एडजेक्टिव का यूज अगर नाउन के रूप में हो तब आगे में द का यूज कीजिए। तो अगर ऑनेस्ट पीपल आप बोल देते हैं तो एडजेक्टिव ही रहा, वो नाउन कहाँ रहा। पीपल हटा देते हैं पीछे से तब ऑनेस्ट मतलब हो गया एडजेक्टिव नाउन के रूप में आ रहा है, तब आगे आप क्या यूज किए, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड बोलेंगे तो सही होगा। अच्छा, तो द ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड अगर कहीं पर लिखा दिख जाए या कोई बोल दे आपको, है ना, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, द ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड का मतलब दूसरा निकल जाएगा, समझे। ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड, द ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड, दोनों में क्या अंतर होगा? ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि सारे ऑनेस्ट का बात किया जा रहा है, धरती का सारा, है ना, जनरल केस में बात किया जा रहा है। लेकिन अगर द ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड बोलेंगे तो किसी डेफिनिट का सेंस आ रहा है वहां पर, इतना छोटा सा डिफरेंस। लेकिन ऐसे मतलब कौन करेगा? द ऑनेस्ट पीपल आर ऑलवेज रिवार्डेड क्यों बोलेगा कोई? अगर बोलना ही होगा तो उसको द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड बोल देगा, है ना। सो ये था रूल नंबर 1। क्लियर तरीके से रूल नंबर 1 पर अपना कमांड बिठा लीजिए, है ना, इसको दिमाग में अच्छे से नोट कर लीजिए, मतलब छप जाना चाहिए कि जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का यूज आपको नाउन के तौर पर करना हो, ठीक है, तो आगे में द का ही यूज करना, सिंपल। अच्छा, रूल नंबर 2 पर चलते हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे। जब सेंटेंस के किसी हिस्से में यानी कहीं भी ऑफ द टू आए, उसके बाद प्लूरल नाउन हो या ना हो, है ना, प्लूरल नाउन हो या ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा ही होगा, और उस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल भी होगा ही होगा। क्या समझ आया? फिर से पढ़ दें, समझिएगा कि सेंटेंस के किसी हिस्से में, है ना, किसी भी हिस्से में कहीं पर भी अगर ऑफ द टू लिखा हुआ दिखे आपको, ऑफ द टू, है ना, तो इसका मतलब है उसके आगे, है ना, उसके आगे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा, और उस कंपैरेटिव डिग्री के आगे द का भी इस्तेमाल होगा। ऑफ द टू, मैं इसको समझाता हूं। और क्या यहां पर बोला कि ऑफ द टू के बाद चाहे प्लूरल नाउन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता है ना, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसको समझाते हैं हिंदी में बोल करके। ऑफ द टू लगाने का जरूरत कहां पड़ता है? जब तुलना होता है दो के बीच में, दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो ऑफ द टू लगा करके भी करते हैं, है ना, कि ऑफ द टू बोलने का मतलब क्या है? इन दोनों में से, टू का मतलब दो में से, है ना, कि दोनों बहनों में से ये ज्यादा लंबी है, दोनों विद्यार्थियों में ये ज्यादा तेज है ना, दोनों टीचर में ये अच्छे हैं, है ना, ऐसे करते हैं दो को के बीच में तुलना। तो दोनों में से जो बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑफ द टू। तो अगर दोनों टीचर में से बोल दिए तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑफ द टू टीचर्स, दोनों टीचर्स में से, ऑफ द टू टीचर्स, दोनों गर्ल्स में से, ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों बहनों में से, ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, दोनों दोस्तों में से, ऑफ द टू फ्रेंड्स, है ना। तो अगर दोनों ऐसे बोलते हैं कि दोनों दोस्तों में से ये ज्यादा लंबा है तो ठीक, या ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि दोनों में से ये ज्यादा लंबा है, समझे। तो ऑफ द टू फ्रेंड्स बोले चाहे ऑफ द टू से बोल दे तो भी दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए वहां लिखा था कि प्लूरल नाउन लिखा रहे पीछे चाहे ना भी लिखा रहे, या आपको भी बोलना हो चाहे ना भी बोलना हो, फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात है कि ऑफ द टू लिखा हुआ सेंटेंस में होना चाहिए, यानी ऑफ द टू आ रहा है सेंटेंस में तो उसके आगे कंपैरेटिव डिग्री का यूज कीजिए, है ना। एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन में ही आता है, समझे। कंपैरिजन के सेंस में ही कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, यानी जब भी कंपेयर करते हैं, है ना, दो नाउन को, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस नियम के थ्रू आपको क्या समझ लेना है कि ऑफ द टू आता है तो उसके आगे तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा ही होगा, इसलिए मैंने लिखा है होगा ही होगा, और उसके आगे भी द का इस्तेमाल होगा ही होगा। ये नियम नंबर 2 है ना, रूल नंबर 2 है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू और प्लस प्लूरल नाउन देना हो चाहे तो दो, नहीं भी देना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल है जैसे ही इज द स्मार्टर ऑफ द टू बॉयज, है ना, ऑफ द टू देखो वहां पर अंडरलाइन कर रहे हैं। ही इज द स्मार्टर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से वह स्मार्ट है ना, वह ज्यादा स्मार्ट है, ये बोलने का मतलब है। सी इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स में से वह ज्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है। सी के जगह में सीता लगा दो, सीता इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स, है ना, ये भी सही है कि सीता ज्यादा इंटेलिजेंट है उन दोनों स्टूडेंट्स में से। अच्छा, सी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, क्या मतलब है कि वह ज्यादा सुंदर है दोनों बहनों में से। ही इज द रिचर ऑफ द टू फ्रेंड्स, वह दोनों दोस्तों में से वह ज्यादा अमीर है। ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, देखो यहां पर ऑफ द टू बोल करके चुप हो गए,
पीछे में प्लूरल नाउन नहीं बोले। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, यानी दोनों में से वह ज्यादा स्ट्रांग है, सिंपल। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, ये भी बोलते हैं तो दोनों लड़कों में से वह ज्यादा स्ट्रांग है, और ऐसे नहीं तो क्या हुआ, दोनों में से वह ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, दोनों में से वह ज्यादा स्ट्रांग है। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, ठीक है, दोनों में से वह ज्यादा ईमानदार है, तो ही इज द मोर ऑनेस्ट, है ना, ही इज द मोर ऑनेस्ट ऑफ द टू, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर आपके अंदर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ऑफ द टू की जगह अगर ऑफ द थ्री हो जाए, यानी दोनों में से नहीं, तीनों में से, ऐसे भी तो होता है, कंपेयर करते तीन में, तीन भी छोड़ो, चार में, पांच में, छह में, तो अगर ऑफ द टू के अलावा ऑफ द थ्री बोल दिए या ऑफ द फोर या ऑफ द फाइव, तो वहां पर फिर कंपेरेटिव डिग्री आगे में आएगा। ये बात समझो कि रूल नंबर 2 कहता है कि अगर ऑफ द टू हो, है ना, ऑफ द टू हो तो आगे में कंपेरेटिव डिग्री आएगा, लेकिन अगर ऑफ द थ्री हो तो फिर क्या होगा, कंपेरेटिव डिग्री फिर नहीं होगा, फिर वो रूल नंबर 2 वहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है, सिंपल है ना। ऑफ द टू है ही नहीं तो रूल नंबर 2 अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको समझ लो कि ऑफ द टू के अलावा, है ना, मोर देन ऑफ द टू, मतलब टू से ज्यादा, मोर देन टू अगर रहे, 3 4 5 कितना भी, है ना, ऑफ ऑल भी रहे, सब में से, तो वहां पर फिर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा। सुपरलेटिव डिग्री होता ही है कि 2 से ज्यादा का जब बात आता है तो उसमें से सबसे अच्छा, उसमें से सबसे अच्छा या सबसे बुरा या कुछ भी हो, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना। मैंने सिंपल बोल दिया, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना। हाँ, द का इस्तेमाल होगा, सुपरलेटिव डिग्री के भी आगे द का यूज किया जाता है, और इसी से मैंने रूल नंबर 3 को लिखा है कि क्या लिखा है, देखो रूल नंबर 3 कहता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है हमेशा, ठीक है। सो जैसे अगर बोल दिए वह तीनों में से, है ना, वह सबसे ज्यादा अच्छा है, तो ही इज द बेस्ट ऑफ द थ्री फ्रेंड्स, ही इज द बेस्ट ऑफ द थ्री, तीनों में से वह ज्यादा अच्छा है, ही इज द बेस्ट ऑफ द थ्री, ठीक है। सी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द थ्री सिस्टर्स, तीनों बहनों में से वह ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा सुंदर है। सी इज द मोर मोर ब्यूटीफुल नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द थ्री सिस्टर्स, है ना, ये बोलना होगा। और रूल नंबर 3 देखो, है ना, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, तो ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल, वह पूरे स्कूल में सबसे अच्छा, है ना, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल। राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द ग्रुप में सबसे लंबा लड़का कौन है, राम है। दिस कैफे इज द बेस्ट, यह कैफे सबसे अच्छा है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे सुपरलेटिव डिग्री को और उसके आगे द को, ठीक है। रूल नंबर 4, जब सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज पैरेलल एक्सप्रेशन में हो कुछ इस प्रकार, है ना, तो दोनों CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री, दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करें। क्या बोल रहा है, इसको भी आराम से समझते हैं ठंडे दिमाग से। जब सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव डिग्री का यूज पैरेलल एक्सप्रेशन, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करें। समझो इसको, पैरेलल एक्सप्रेशन क्या, कि 2 एडजेक्टिव होता है, ठीक है, समझना। एक हो गया, एग्जांपल देते हैं, है ना, कि एग्जांपल से पहले समझा देते हैं कि 2 एडजेक्टिव अगर दोनों बढ़ रहा है ना, तो दोनों सेम रेशियो में बढ़ रहा है, या घट भी रहा है तो दोनों सेम रेशियो में घट रहा है, तो वहां उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सप्रेशन, ठीक है। कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडक पाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडक पाते हैं, कि टेम्परेचर यहाँ पर अधिक है, फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर घटता जा रहा है, तो ठंडक फील होता जा रहा है उतना ज़्यादा। तो ऊपर जाना यानी हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, कोल्ड से, है ना, कि जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं उतना कूल फील हो रहा है। उसी तरह जितना तुम पढ़ोगे, है ना, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, है ना, उतना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, मान लो, है ना, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। तो आपका मेहनत, है ना, ये क्या हो गया, ज़्यादा मेहनत मतलब ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और उतना ज़्यादा पेमेंट, तो ज़्यादा पेमेंट ये भी कंपैरेटिव डिग्री। तो जितना ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा पेमेंट, ये क्या हो गया, रेशियो सेम रहा। समझे ये कि रेशियो क्या होता है, सेम रहता है, समझिए। एग्जाम्पल देता हूं तो और क्लियर करता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। द हार्डर यू वर्क द मोर यू विल बी पेड। इस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री क्या है, हार्डर, है ना, द हार्डर यू वर्क, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, अच्छा, द मोर यू विल बी पेड, तो मोर भी हो गया कंपैरेटिव डिग्री, है ना, हार्डर और मोर दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, देख लो।
तो जितना ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा पेमेंट, कम मेहनत कम पेमेंट, है ना। तो क्या हो रहा है, रेशियो सेम है ना, बढ़ता है तो ये इसके बढ़ने से ये भी बढ़ता है, समझे, इसके घटने से ये भी घटता है। तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के आगे में द का यूज होगा, दोनों के आगे में, ठीक है। ऐसे ही जैसे द हायर यू गो, अभी मैंने कहा था कि जितना ऊपर तुम जाते हो उतना ज़्यादा कूल फील करते हो, है ना। तो द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, समझ आया। द हायर यू गो, है ना, द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, ठीक है। द सुनर यू गो, जितना जल्दी तुम जाओगे उतना जल्दी तुम पहुंचोगे, जितना जल्दी तुम जाओगे उतना जल्दी तुम पहुंचोगे। द सुनर यू गो द सुनर यू विल रीच, द सुनर यू गो द सुनर यू विल रीच, ठीक है। रूल नंबर 5, जब सेंटेंस में आपको ये स्ट्रक्चर दिखे तो आगे में द का यूज करना। क्या स्ट्रक्चर है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी कि दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन दिखे तो पहले वाले नाउन के आगे द का यूज करना, ठीक है। दोनों नाउन के आगे द का यूज मत करना, है ना, पहले वाले नाउन के आगे द का यूज होगा ही होगा, ये कहता है ये रूल। यानी रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जब स्ट्रक्चर, है ना, जब सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का स्ट्रक्चर दिख जाए तो पहले वाले नाउन के आगे द का यूज करना, ठीक है। अच्छा, ये जो दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन दिखेगा तो हो सकता है प्रीपोजिशन के बाद द भी दिखे, यानी कि दूसरा वाला जो नाउन है उसके आगे में कभी द आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है, क्योंकि द डिपेंड करता है वो नाउन पर कि वो नाउन कैसा है, उसके नेचर के हिसाब से आगे हो सकता है द आ जाए, कभी कभी ना भी आए, तो उसमें हमको फोकस नहीं करना है, वो उस नाउन पर डिपेंड करता है। बट ये नियम नहीं कहता है कि आपको दोनों नाउन के आगे द यूज करना है, नियम कहता है सिर्फ आगे वाले नाउन के आगे आपको द का यूज करना है, ठीक है। जैसे द पपाया ऑन द ट्री, द पपाया ऑन द ट्री, देखो ट्री क्या है, नाउन है, और द ट्री बोल दिया तो किसी निश्चित नाउन के बारे में बोल रहा था, इसलिए द ट्री लगा दिया। तो देखो ट्री के आगे दूसरे वाला नाउन के आगे द लगा दिया। अब ठीक है, अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, समझे, वो द हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। लेकिन द से आगे क्या है, ऑन है प्रीपोजिशन, और इधर क्या है नाउन, पपाया, समझे, पपाया और ट्री ये दो नाउन हो गया, उसके बीच में आ गया ऑन, ठीक है। तो पपाया के आगे द का यूज करना ही करना है, ये यहां पर है नियम कि द पपाया ऑन द ट्री, ठीक है। द पपाया ऑन द ट्री आर नॉट राइप, पीछे क्या लगाया, आर नॉट राइप, मतलब कि पका हुआ नहीं है ना। द गोल्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, द गोल्ड ऑफ इंडिया, इंडिया हो गया नाउन, अब देखो द इंडिया बोलते ही नहीं है तो द नहीं आया इंडिया के आगे, ठीक है। नाउन है इंडिया एक तरफ गोल्ड है और बीच में है प्रीपोजिशन ऑफ, तो आगे में गोल्ड के आगे क्या यूज किए, द यूज किए, द गोल्ड ऑफ इंडिया। द अर्जुना ऑफ द महाभारता, है ना, द अर्जुना, अर्जुना क्या है, नाउन है, और महाभारता रिलीजियस बुक है, इसलिए आगे द यूज किया, द महाभारता। तो क्या है, ये नाउन है, और महाभारता और अर्जुन के बीच में ऑफ है प्रीपोजिशन, तो आगे में अर्जुन के आगे में क्या यूज किए हैं, द यूज किए। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर है। दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन दिख जाए तो पहले वाले नाउन के आगे आपको क्या यूज करना है, द यूज करना है, दिमाग में छाप लो। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है दो नाउन के बीच में अगर एक प्रीपोजिशन दिखे तो पहले वाले नाउन के आगे द का यूज करें, दो नाउन के पहले अगर एक प्रीपोजिशन दिखे तो आगे वाले नाउन के आगे द यूज करें, पहले वाले नाउन के आगे द यूज करें। दो नाउन के बीच में एक प्रीपोजिशन अगर दिखे तो मतलब पहले वाले नाउन के आगे द का यूज करें, ठीक है। उसी तरह बोलते हैं राम ऑफ, है ना, द राम ऑफ द रामायणा, रामायणा भी रिलीजियस बुक है तो आगे द यूज किए, द रामायणा, और उसके आगे ऑफ है और राम है तो उसके भी आगे द यूज करो। राम और रामायण के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ है तो राम के आगे द का यूज किए, सिंपल। अच्छा, द स्वीट्स ऑफ गया, गया क्या है, नाउन है, स्वीट्स क्या है, नाउन है, बीच में ऑफ है प्रीपोजिशन, तो आगे में क्या यूज किए, द यूज किए। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होता है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ ऑफ ही प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बहुत सारा होता है ना, प्रीपोजिशन के क्लास में उसको क्लियर कर हो जाएगा, है ना, कि ऑफ होता है, इन होता है, एट होता है ना, ओवर होता है, बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है। तो दो नाउन के बीच में प्रीपोजिशन दिख जाए तो पहले वाले नाउन के आगे में द का यूज करेंगे, यही है रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं ना, कोमा करके मैंने लिख दिया है, इन सब के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन के पहले आपको द का यूज करना है। क्या है, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नॉन ऑफ, मैनी ऑफ, एनी ऑफ, इच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, हाफ ऑफ, ए पार्ट ऑफ, वन ऑफ, फाइव ऑफ, वन थर्ड ऑफ। ये ऑफ क्यों आ रहा है पीछे में, ऑफ भी आ रहा है में से के सेंस में, बोलते हैं ना 5 में से, है ना, जैसे यहाँ लिखा है मोस्ट ऑफ, तो यहाँ पर इसका मतलब है अधिकतर, उनमें से अधिकतर, है ना, सब में से अधिकतर, तो में से के लिए ऑफ आता है, सभी में से तो उसको बोलते हैं ऑल ऑफ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ का मतलब हो गया
अधिकतर, और ऑल ऑफ का मतलब हो गया सभी। अच्छा, नॉन ऑफ कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बोलते हैं ना, मैनी ऑफ इनमें से अनेक, में से अनेक है ना, एनी ऑफ में से कोई। तो आप ऑफ को मैं है ना मतलब में से नहीं बोल रहा हूं, बाकी आपको बता देता हूं। इसका मतलब प्रत्येक, नाइदर दो में से कोई नहीं, आइदर ऑफ दो में से कोई एक, हाफ ऑफ मतलब आधा है ना, में से आधा, अ पार्ट ऑफ एक हिस्सा या एक भाग, वन ऑफ मतलब एक, फाइव ऑफ पांच, और एक तिहाई को बोलते हैं वन थर्ड। अच्छा, द मेजोरिटी ऑफ अधिक है ना, इनमें से अधिक बोलते हैं ना, तो उस सेंस में द मेजोरिटी ऑफ बोलते हैं। तो ये सब वर्ड्स के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन के पहले आप द का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन क्या है, स्टूडेंट्स है ना, तो स्टूडेंट्स में से अधिकतर, मोस्ट ऑफ का मतलब मैंने कहा था में से अधिकतर, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से अधिकतर हो सकता है फेल हो चुके हैं, है ना। तो यहाँ लिखा है क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, है ना, स्टूडेंट्स में से अधिकतर क्या कर चुके हैं, फेल कर चुके हैं। अच्छा, ए पार्ट ऑफ द लैंड, जमीन का एक हिस्सा, ए पार्ट ऑफ द लैंड हैज बीन डोनेटेड, क्या कर दिया गया है, दान कर दिया गया है। हाफ ऑफ द मैंगो, आम का आधा है ना, आम का आधा, द हाफ ऑफ द मैंगो इज रॉटन। वन थर्ड ऑफ द पपाया, पपीता का एक तिहाई हिस्सा, पपीता का एक तिहाई हिस्सा, वन थर्ड ऑफ द पपाया। तो समझने वाली बात क्या है, ये मोस्ट ऑफ, अ पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड जो दिख रहा है आगे में, इसके बाद देखो क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या है, स्टूडेंट्स, दूसरा में लैंड, फिर मैंगो, फिर पपाया, और उन सब के आगे आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है, बस यही कहा जा रहा है, ठीक है। समझ आया कि ये सब जो वर्ड है और इसके बाद जो काउंटेबल नाउन होता है उसके बीच में आपको द का यूज करना है। तो ये 6 ऐसे नियम हैं जो अगर आप बारीकी से समझ लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि एक पोर्शन और क्लियर हो जाएगा कि द का इस्तेमाल कहाँ करना है, फिर द में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे जब द को लेकर ये तीसरा वीडियो था और ये फाइनल वीडियो था, अब आपको 100% क्लियर हो गया कि कहाँ कहाँ द का इस्तेमाल करें। अगर आप इन तीनों वीडियो को आराम से बारीकी से समझ लेते हैं तो ठीक है, फिर द से रिगार्डिंग आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे नियम आपके दिमाग में छप चुके हैं, है ना, 6 रूल्स, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहा, है ना। आशा करता हूँ कि आप सभी ने, है ना, बहुत ध्यान से इसको लिया है। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।